जय हिंद बच्चों। आज का पेपर आपने दिया आरबीटीएस 15 और आरबीटीएस 15 का एक्सप्लेनेशन करने हम जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं मिशन 2025 और हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर एसपी सर का और पूरे न्यू लाइफ टीम का 2025 का मिशन है। अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, और इसी मिशन के साथ है ना आज का पेपर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आरबीटीएस 15 का। तो आइए आपके सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 91 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। स्टेटमेंट सेकेंड जो है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड ए सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस को आपको सेलेक्ट करना है। आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आइए आप देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस टू स्पेसिफिक सीक्वेंस, और इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कट द डीएनए, डीएनए को कट करने के लिए ये स्टेटमेंट जो है एकदम बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो की बात हो रही है, कट द डीएनए स्ट्रैंड ए सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर में, एक्सो का मतलब टर्मिनल से बाहर से कट करेगा, तो ये जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट हम लोगों का सही जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड क्या है, रॉन्ग है। तो जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 92। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion A है, ADA deficiency disorder is caused due to the addition of gene for adenosine aminase. Reason है, ADA affect the human immune system. Choose the most appropriate answer from the option given below. एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है, और देखिए यहां पर एसर्शन रीजन, यहां पर जो एडीए है, एडिनोसिन डीएमिनेज डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एडिशन नहीं डिलीशन, यानी जो जीन एडीए एंजाइम को बनाता था वो डिलीट हो गया था, उसके डिलीशन की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, है ना। 1990 में जीन थेरेपी किया गया था 4 साल की बच्ची पे, उसमें एडीए की कमी हो गई थी ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि वहां पर एडिशन दिया गया है। रीजन, एडीए अफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। बिल्कुल, ह्यूमन एडीए क्या करता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एसर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो जो ऑप्शन हमारे पास जा रहा है वो कौन है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यानी थर्ड करेक्ट है। एसर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सेकेंड का मतलब 92। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 93। The two enzyme responsible for restricting the growth of bacteriophage was isolated in 1963 from Escherichia coli, Diplococcus pneumoniae, Salmonella typhimurium, Agrobacterium tumefaciens। आप जानते हैं यहां पर देखिए, तो इसका आंसर जो होगा टू एंजाइम। बेटा बैक्टीरियोफेज, ध्यान देना, 1963 में ई कोलाई, ई कोलाई के द्वारा क्या है, 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए। अब देखिए होता क्या था, ये देखा गया कि जो ई कोलाई ये है और बैक्टीरियोफेज इस पे अटैक करता था, और जब अपना जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए अंदर भेजता था
अपना जेनेटिक मटेरियल यानी ये डीएनए को अंदर भेजता था, तो जो ई कोलाई है 2 एंजाइम सेक्रेट करता था। पहला एंजाइम जिसके द्वारा वो क्या है, डीएनए की चारों तरफ बाउंड्री बनाता था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। अच्छा, फर्स्ट एंजाइम का नाम क्या था? फर्स्ट एंजाइम मिथाइलेज, मिथाइलेज, और इससे क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। और दूसरा एंजाइम जो है वो क्या है, इंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, जो डीएनए को काट देता था। तो किससे? इकेरिसिया कोलाई से निकाला गया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 94 क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है ये मैचिंग के क्वेश्चन है। अब आइए देखिए, व्हिच इज करेक्ट मैचिंग सेट। तो करेक्ट मैचिंग सेट की अगर हम बात करेंगे तो आइए जरा देखते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? सीवीड डीएनए स्टेनिंग, प्लाज्मिड डीएनए दैट हैज इनकॉर्पोरेटेड, है ना, इनकॉर्पोरेटेड विथ डिजायर्ड डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है प्लाज्मिड और फॉरेन यानी एलियन डीएनए के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी प्लाज्मिड को एलियन डीएनए के साथ जोड़ दें तो रिकम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो प्रोसेस है, वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के बेस पे। स्मॉल साइज के जो फ्रेगमेंट होते हैं दूर तक जाते हैं, है ना, बड़े साइज के जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं कम दूरी तक जाते हैं। अच्छा, यहां पर एग्रोज जेल हम यूज करते हैं एज ए मैट्रिक्स, तो इसका क्या होगा? ये होगा। अब देखिए, आइए जरा देखते हैं हम लोग आंसर। इसके बाद देखिए यहां पर ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए यहां पर ए का थर्ड 3 है, फिर जाएंगे यहां पर ये 4 है, तो ये भी है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये 2 है, इसका मतलब एक ऑप्शन और हमें देखना पड़ेगा। इथिडियम ब्रोमाइड की बात करेंगे तो इसको हम डीएनए स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं, और इतने से आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या है? फर्स्ट। ध्यान रखिएगा। एग्रोज क्या बेटा? सीवीड से निकाला गया है। एग्रोज नेचुरल पॉलीमर होता है, सीवीड से निकाला जाता है इसको, है ना। एग्रोज इसका क्या है? जेल बना के हम मैट्रिक्स की तरह यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में। तो आंसर हो गया फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन 1-2 ऑप्शन से ही, 1-2 है ना, मैचिंग से ही क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 94 का। आइए 95 हम देखते हैं। 95, इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द इंडोन्यूक्लियेज इज। इंडोन्यूक्लियेज के लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है? अब देखिए यहां पर होगा सीक्वेंस इज। अब देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो वो होता है जिसको हम बेटा, ये देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम, दूसरा जो स्टैंड होगा 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा डीएनए का। अब देखो, चाहे इधर से रीड करे चाहे इधर से रीड करे, दोनों सेम आना चाहिए, लेकिन ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। अगर हम 5 से कर रहे हैं 5 to 3, तो यहां पर भी 5 to 3 करना है, तो ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन सेम हम लेके चलेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में रीड करने पे जो क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहां पर देखिए, सीक्वेंस इज रीड द सेम व्हेन रीड ऑन द 2 स्टैंड इन डिफरेंट पोलरिटी। नहीं, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। 5 to 3 देख रहे हैं तो 5 to 3 ही देखना है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड, सीक्वेंस इज रीड द सेम। बेटा, सीक्वेंस को रीड करने पे सेम आएगा व्हेन रीड ऑन द 2 स्टैंड इन द सेम पोलरिटी। बिल्कुल सही। अगर यहां पर 5 to 3 है तो 5 to 3, या 3 to 5 ले लें तो इधर भी 3 to 5 होना चाहिए। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सीक्वेंस इज रीड सेम ऑन द ईच स्टैंड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक स्टैंड को इधर से या इधर से रीड करने पे सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे। रॉन्ग हो गया। ईच स्टैंड सीक्वेंस इज रीड सेम व्हेन रीड फ्रॉम द मिडिल कहां? नहीं, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकेंड आंसर करेक्ट हो गया। 96 क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस के लिए क्या सही है? गोल्डन राइस जो है बेटा, मोडिफाइड है ना, जीएमओ प्लांट है,
और जीएमओ प्लांट है तो विटामिन सी इनरिच नहीं होता है, ये क्या है, विटामिन ए इनरिच होता है, विटामिन ए इनरिच होता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए आरएनए इंटरफियरेंस, द जीन आर साइलेंस यूजिंग। आरएनए इंटरफियरेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ध्यान दीजिएगा, आरएनए इंटरफियरेंस निमेटोड के लिए यूज किया जाता है, मिलोडी जीनी इकोग्निसिया टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, जिससे टोबैको प्लांट के प्रोडक्शन काफी कम हो जाते हैं। तो इसके अब ध्यान रखें, निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए, है ना, निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए एक बेटा नोवेल स्ट्रेटजी है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। सेलुलर डिफेंस पे ये वर्क करता है। इसमें होता क्या है कि जो टोबैको प्लांट है इसमें हम क्या करते हैं, जीन को डालते हैं और डबल स्टैंडर्ड अब ऐसे डालते हैं कि जब ये क्या हो, ट्रांसक्राइब हो तो सेंस और एंटीसेंस दोनों बनाए, ये सेंस और ये एंटीसेंस एमआरएनए, और ये जैसे ही दोनों बनते हैं क्या बन जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाते हैं। इसके बाद डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब जब बेटा ध्यान रखना यहां पर रिस्क यूज होता है, रिस्क यूज होगा, रिस्क यूज होता है तो एंटीसेंस को, रिस्क यूज होता है तो सेंस को कट कर देता है। और जब निमेटोड, ध्यान रखिएगा, जब निमेटोड बेटा यहां से क्या है, फूड को लेता है तो इसके थ्रू एंटीसेंस आ जाता है, यहां पर एंटीसेंस आ जाता है, रिस्क है। और ये एंटीसेंस इसके, ध्यान रखिएगा, इसके सेंस यानी जो डीएनए है यहां पर, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है इसके साथ जुड़कर ये क्या है, डबल, ये क्या है यहां पर इसको बांध देता है। तो ध्यान रखना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का जो एंटीसेंस होता है निमेटोड के अंदर एमआरएनए को बाइंड कर देता है, और बाइंड कर देता है जिससे ट्रांसलेशन रुक जाता है, प्रोटीन नहीं बनती, जिससे ये क्या है, प्रोटीन यहाँ रिसेप्टर नहीं मिलेगा, फूड नहीं ले पाएगा, जिससे ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के द्वारा साइलेंसिंग की जाती है। तो आंसर क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ध्यान रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए टोबैको प्लांट का बाइंड करता है एमआरएनए ऑफ निमेटोड। तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। 98 क्वेश्चन जो आपके सामने है, 98 क्वेश्चन, इन बीटी कॉटन की बात हो रही है। बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। ये कहा गया है कि जो बीटी कॉटन प्लांट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, बीटी कॉटन प्लांट यानी कॉटन का प्लांट है जिसमें बीटी के जीन है, तो जिस कॉटन के प्लांट में बीटी के जीन होंगे उसको हम बोलेंगे बीटी कॉटन। अब ये प्लांट जो होता है ये क्या है, रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी उस इंसेक्ट, जैसे कॉटन बॉलवर्म की बात करते हैं तो बॉलवर्म के प्रति ये क्या है, रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जो बेटा ध्यान रखिए, ये जीन एक्सप्रेस होता है तो एक प्रोटीन बनाता है, इसमें क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, और इसमें जो ध्यान रखना, इस जीन को हम बोलेंगे क्राइजीन, ये प्रोटीन बनाएगा, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिन प्रोटीन। अब ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही बॉलवर्म इस पर अटैक करेगा, बॉलवर्म क्या है बेटा, ये इसको खाएगा, तो जब इसके अंदर जाएंगे तो ये क्या होगा, जब गट में जाएगा, ये गट में अब प्रोटीन गट में जाने के बाद ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आंसर क्या है, एक्शन ऑफ गट नहीं, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैक्टर कोई नहीं, एल्केलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, थर्ड ऑप्शन, यानी इंसेक्ट के गट में जाने पर प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंसेक्ट के मिड गट के इपिथेलियम से जुड़ेगा, अटैच होगा, पोर क्रिएट कर देगा, जिससे जो भी खाएगा सब है ना गट से बाहर आ जाएगा और इंसेक्ट सरवाइव नहीं करते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 99 आपके सामने है क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया
कि टोबैको प्लांट के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है उसके द्वारा साइलेंसिंग की जाती है निमेटोड के अंदर जो mRNA है, और ट्रांसलेशन को क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। सिंथेसाइज ऑफ cDNA एंड RNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बिल्कुल सही है। इंटरफियरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसाइज ऑफ डीएनए नहीं। सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 100 क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है, फिर वही आरएनए इंटरफियरेंस है। टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल बोथ सेंस एंड एंटीसेंस बिल्कुल सही। डीएनए को हम ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से इंट्रोड्यूस कराते हैं टोबैको प्लांट के अंदर, कि वो उसके अंदर जाए और एक्सप्रेस हो तो सेंस और एंटीसेंस दोनों बनाए, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एंटीसेंस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 101 अगर हम देखते हैं 101, तो यहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टैनले कोहेन हैड बीन स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। स्टेटमेंट सेकेंड है, प्लाज्मिड फ्लॉट अबाउट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल। आइए इस क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं क्या है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्टैनले कोहेन, अब देखिए स्टैनले कोहेन हैड बीन स्टडी, इन्होंने स्टडी किया और ये देखा कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर क्या है, स्मॉल रिंगलेट, है ना, रिंगलेट के फॉर्म में डीएनए होते हैं। यानी ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरियल सेल में स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर दिया गया है प्लाज्मिड फ्लॉट अबाउट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल, नहीं, यहां पर सर्टेन होगा, क्या होगा, सर्टेन। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर जाता है वो कौन जाता है, 101 का स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 101 का सेकेंड हो गया। 102 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। इको R1 कट डीएनए सीक्वेंस। बेटा सर आपको पता है कि इको R1 जो कट करेगा या कोई भी इंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के सीक्वेंस को कट करता है, न्यूक्लियेजेज, अब ध्यान रखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो क्लास होते हैं, लार्ज होते हैं, न्यूक्लियेजेज होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक्जो और इंडो। एक्जो वाले टर्मिनल से कट करते हैं, इंडो वाले विद इन द डीएनए कट करते हैं। तो इंडो न्यूक्लियेज है ये, और ये जो कट करेगा, अच्छा क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, सभी एंजाइम का अपने क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। डीएनए में जो सीक्वेंस होता है उसको हम उसका पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो इसका जो पैलिंड्रोम है वो क्या है बेटा, है ना, घटक हम बोलते हैं, यानी ये सेकेंड है 5 GAATTC थर्ड। अब देखिए 5 to 3 GAATTC यानी घटक, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर नहीं है, ये भी देखिए GAATTG गलत है। यहां पर ये भी देखिएगा, यहां पर ये क्या है, रॉन्ग है, यानी कि 102 का सेकेंड आंसर। 103 व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है। तो आइए जरा देखते हैं, यहां पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज फॉर वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए और वेक्टर के दोनों के लिए एक ही एंजाइम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है। रिकम्बिनेंट डीएनए रिप्लिकेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओरी एंड मेक सेवरल कॉपी, बिल्कुल सही है। रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए बेटा क्या है, अगर रिप्लिकेशन होना है तो ओरी चाहिए, कई कॉपी बना सकते हैं। अच्छा है ना, जितनी कॉपी बनाना है उतने कॉपी को सपोर्ट करने वाले ओरी से हम क्या करेंगे, लिंक कर सकते हैं। डिफरेंट यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, तो आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 104 जो क्वेश्चन है 104, आइए जरा देखते हैं।
Which among the following be considered as a key tool in recombinant DNA technology? recombinant DNA टेक्नोलॉजी में कौन से की टूल्स हैं जिसका हम यूज करते हैं या जरूरी है, कंसीडर करते हैं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट की टूल है वो कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल सही। पॉलीमरेज, अच्छा एंजाइम को की जरूरत क्यों पड़ेगी? वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए और एलियन डीएनए को कट करने के लिए या फॉरेन डीएनए को। पॉलीमरेज एंजाइम ध्यान रखना, अब देखिए यहां पर देखिए, तो पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब क्या है? पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो रिप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे, कॉपी बनाने के लिए। लाइगेज जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। वेक्टर को एलियन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए यूज करेंगे, रिकम्बिनेंट बनाने के लिए यूज करेंगे। अच्छा, होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। 105 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट है, आइए जरा देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय कोहेन एंड बोयर इन 1972, बिल्कुल सही है। 19 और ध्यान दीजिएगा, 1972 में कोहेन एंड बोयर साहब ने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इन्होंने क्या किया बेटा? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, और इसको टाइफीम्यूरियम है ना, टाइफीम्यूरियम साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जोड़ दिया, और ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए तब बना। एज एग्जांपल ऑफ डिसआर्म्ड, अब देखिए यहां पर, अच्छा यहां पर करेक्ट केवल देखना है। एन एग्जांपल ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन, जैसे कोई पैथोजन है, अगर वो पैथोजन है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको डिसआर्म करिए, यानी अब उसको क्या है, ये अब नुकसान नहीं करेगा। डिसआर्म का मतलब अब वो पैथोजन नहीं रहा। वेक्टर इज मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड, बिल्कुल। डिसआर्म पैथोजन जो वेक्टर, इसको हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कौन है? टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड एक्चुअली ध्यान रखिए, टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, इसको हम डिसआर्म करेंगे तो ये यूजफुल वेक्टर की तरह हो जाएगा, और हम अपने इंटरेस्टेड या एलियन जीन को बेटा इसके साथ जोड़कर किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। तो डिसआर्म का मतलब अब पैथोजन नहीं है, ये भी सही है। यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। पॉलीमरेज चेन पीसीआर टेक्निक का हम यूज करते हैं कई कॉपी बनाने के लिए, है ना, इंटरेस्टेड जीन का। तो यानी सब ऑप्शन करेक्ट है, 4 ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है, तो 106 में आइए देखते हैं, यहां पर क्या दिया है? इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट देन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स। अब ध्यान दीजिएगा, दो तरह के हैं बेटा। आपने एक देखा है क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू, यहां पर हम क्या करते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए, अगर इसको हम ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो अगर वो ये चला जाएगा तो आई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। तो रिकम्बिनेंट डीएनए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी ई कोलाई के अंदर अगर ये चला गया तो बेटा यहां पर जो है ये कलरलेस होगा, कलरलेस कॉलोनी। रिकम्बिनेंट डीएनए आई अकर, यानी हुआ। अब देखिए यहां पर रिकम्बिनेंट डीएनए अगर आई नॉट अकर, तो ये क्या होगा? ब्लू कलर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ई कोलाई के अंदर अगर रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं है तो ब्लू कलर होगा, अगर रिकम्बिनेंट डीएनए है ना, तो कलरलेस। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्लू कलर। ब्लू कलर का मतलब ध्यान रखिएगा, यानी नॉन रिकम्बिनेंट। तो रिकम्बिनेंट डीएनए आई अकर होगा। अच्छा, नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए होगा, आई नहीं होगा, ब्लू कलर। तो रिकम्बिनेंट डीएनए तो ब्लू कलर आंसर होगा इसका। 106 का आंसर क्या हुआ? ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैचिंग क्या है? व्हिच इज द करेक्ट मैचिंग सेट? कॉलम 1 कॉलम 2 है। पहला जो है यहां पर ध्यान रखिएगा,
आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए, बेटा आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए इसके लिए जो हम यूज करते हैं चिल्ड इथेनॉल फ्रेगमेंट के लिए यूज करते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए मतलब होल डीएनए को सेल से बाहर निकालना। सेपरेशन ऑफ डीएनए का मतलब डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालना। एम्प्लीफिकेशन ऑफ, बेटा ये जो जीन है यहां पर चला गया है, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, इसका मतलब पीसीआर टेक्निक। तो आंसर क्या हुआ, ए का थर्ड हुआ, ए का थर्ड सभी में है, बी का हुआ फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट है। अब देखिए यहां से दो से ही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर, यानी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का जो है सेकेंड है, डी का जो है वो फोर्थ है। तो एक दो मैचिंग में ही क्लियर हो जाता है। इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका 108 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 108। और यहां पर बेटा फुल फॉर्म पूछा गया है EFB का। तो EFB का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 109, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट आर नॉट प्रेजेंट इन PBR 322। बेटा PBR 322 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है ना, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या होता है, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। यहां पर दो साइट होते हैं, यहां पर भी दो साइट होते हैं। टोटल जो रिकॉग्निशन, ध्यान रखिएगा, टोटल जो आरई होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब ये कहा गया है, अच्छा पी का मतलब प्लाज्मिड है, बी का मतलब बोलीवर है, आर का मतलब रोड्रीग्विज है, 322। अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक रॉप होता ROP रॉप होता है, एक ओरी होता है जो कि स्टार्ट करता है रिप्लिकेशन को। रॉप क्या करता है बेटा, प्रोटीन को कोड करता है, जो प्रोटीन यूज होती है प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में। अच्छा अब देखिए, आइए देखते हैं 8 में से कौन नहीं है। तो यहां पर पूछा गया है नॉट, PST फर्स्ट, इको R1 होते हैं, क्ले फर्स्ट, हिंड थर्ड होते हैं, बैम H1 और सेल 1 होते हैं। हिंड जो सेकेंड है, हिंड सेकेंड नहीं होता बल्कि थर्ड होता है। PST सेकेंड नहीं होता, PST क्या है, फर्स्ट होते हैं 4। अच्छा 1 2 3 4 5 6 है, 2 नहीं है, यानी 2 नहीं है तो वो कौन है, PVU फर्स्ट होते हैं, PVU सेकेंड होते हैं। ये 2 है ना, ये 2 इसमें नहीं दिए गए हैं, तो इन दोनों की जगह ये हो जाएंगे। तो आंसर क्या हुआ 4। 110 क्वेश्चन है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है ना, इनकरेक्ट, व्हिच इज इनकरेक्ट। तो व्हिच इज इनकरेक्ट, आइए जरा देखते हैं। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये सही है। दोनों के पास एबिलिटी होते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर रिप्लिकेट करें। सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1, अच्छा कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं उनके पास बेटा एबिलिटी होती है पर सेल 1 या 2 कॉपी बनाने के लिए, ये भी बात सही है। बैक्टीरियोफेज हैव वेरी लो, बैक्टीरियोफेज, अब देखिए बैक्टीरियोफेज के पास पावर है, वेरी लो नहीं, वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। वेरी लो जो होते हैं प्लाज्मिड के पास पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज में हाई पावर। तो ये जो है आंसर क्या है, ये इनकरेक्ट है, लेकिन इसका ये सही है। क्लोनिंग वेक्टर आर यूज्ड इन लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। अच्छा क्लोनिंग वेक्टर आर यूज, अच्छा क्लोनिंग वेक्टर को हम यूज करते हैं फॉरेन डीएनए को जोड़ के रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में। तो इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड हो गया। 111 क्वेश्चन जो आपके सामने है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन आर। बीटी कॉटन के कैरेक्टर क्या है, अच्छा बीटी कॉटन, बेटा कॉटन के ओ प्लांट जिसमें क्या है, बीटी के जीन है। अच्छा बीटी के जीन है तो ये बेटा क्या होगा, इस पे अटैक कौन करता है, बॉलवर्म, बॉलवर्म। आपको पता है कॉटन बॉलवर्म, पूरा नाम क्या है, कॉटन बॉलवर्म। कॉटन का मतलब प्लांट कॉटन, बॉलवर्म का मतलब ये जो है बेटा इसको क्या है, अटैक करेगा। तो जब बीटी के जीन होंगे तो ये जो कॉटन प्लांट होगा बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा, बॉलवर्म इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिससे यील्ड भी हाई हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं लॉन्ग फाइबर नहीं, मीडियम यील्ड नहीं, हाई यील्ड एंड डिप है ना,
प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेरॉन पेस्ट, नहीं, यहां पर आंसर क्या जा रहा है, 4 जा रहा है, यानी हाई यील्ड होगा, रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म। 112 क्वेश्चन जो है ट्रांसजेनिक प्लांट आर 1। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? तो अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करते हैं तो वो प्लांट जिसमें एलियन डीएनए को डाला गया है, यानी वो प्लांट या वो एनिमल जिसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाए, तो वो प्लांट और एनिमल क्या कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल। तो जनरेट बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर डाल देंगे और रीजेनरेटिंग ए प्लांट फ्रॉम द सेल, और उस सेल से जो है प्लांट रीजेनरेट करेंगे, तो वो जो प्लांट होगा वो क्या होगा? ट्रांसजेनिक होगा। प्रोड्यूस आफ्टर प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज करेंगे तो हाइब्रिड बनेगा, ट्रांसजेनिक। उसके ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन फील्ड, नहीं, प्रोड्यूस बाय, ध्यान रखिए आना, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए प्लांट के अंदर, ट्रांसजेनिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 113, द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज इन कंटेम्पररी बायोलॉजी एज इंसेक्टिसाइड, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायरी प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, इंडिकेटर ऑफ वाटर। तो यहां पर देखिए एजेंट ऑफ, आईजे क्या होगा? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड की तरह हम इसको यूज करते हैं प्लांट के अंदर, बेटा इसके है ना जीन को डाल देते हैं, प्लांट क्या होता है? इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप कर लेता है ना। तो ये यहां पर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 114 की अगर हम बात करेंगे, 114 की बात करेंगे तो बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट में हम बीटी बोलते हैं, स्टेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइन नोबेल। बेटा इसको हम कैसे क्यों डिजाइन करते हैं? बैसिलस thuringiensis स्टेन हैव बीन यूज्ड फॉर, किसके लिए हम यूज करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बीटी जो है बेटा, इसके जीन को हम किसी प्लांट के अंदर डाल देते हैं, प्लांट को रेजिस्टेंस बनाते हैं, जैसा कि अब पहले हमने बताया था अभी इसी क्वेश्चन में। तो इसको हम यूज करेंगे बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट की तरह। तो बायो है ना, मेटलर्जिकल, मिनरलाइजेशन, नहीं, तो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट, यानी बॉलवर्म को अभी देखा कैसे उससे क्या है, प्रोटेक्ट करता है अपने को। 115 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होते हैं? टोबैको होते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप टोबैको, फर्स्ट ऑप्शन टोबैको होगा। (116) क्वेश्चन, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion A है, in a chromosome there is specific DNA sequence called the origin of replication. Reason है, origin of replication is responsible for initiating replication. इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हम लोग को सेलेक्ट करने हैं। तो आइए जरा देखते हैं। इंसर्शन जो है इन ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में देयर इज स्पेसिफिक डीएनए, क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक है ना डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, ये भी सही है बेटा। ओरी शॉर्ट में बोलते हैं, ओरी उस डीएनए का सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो बोथ है ना, ए असर्शन और रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। 117 क्वेश्चन आपके सामने है, एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। अब ध्यान रखिएगा यहां पर दिया गया है विद इन द डीएनए। बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो लार्ज क्लास होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएजेज, और न्यूक्लिएजेज लार्ज क्लास है, इसके ये 2 टाइप के होते हैं, एक्सो न्यूक्लिएजेज और इंडो न्यूक्लिएजेज। अब देखिए इसके अंदर जो एंजाइम आते हैं वो टर्मिनल से डीएनए को कट करते हैं। इंडो न्यूक्लिएज के अंदर आने वाले एंजाइम जो है विद इन डीएनए, डीएनए के अंदर कट करते हैं, तो विद इन द डीएनए यानी इंडो न्यूक्लिएज होगा। इसका आंसर क्या होगा? इंडो। डीएनए लाइगेज जोड़ने के लिए, तो इसका आंसर फर्स्ट हुआ। 118 क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वो वायरस
जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आर यूजुअली सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। इसमें डबल स्टैंडर्ड होते हैं, बैक्टीरियोफेज होता है, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है हेड रीजन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 119 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज पहला है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दूसरा बाइंड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, कट द 2 हेलिक्स एट द सुगर फास्फेट बैकबोन। तो आइए जरा देखते हैं यहां पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है। पहले ध्यान रखिएगा, पूरे डीएनए के लेंथ वाइज पूरे क्या करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करेगा अपने आरएस को, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। जब रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है तो बेटा वो बाइंड हो जाता है वहां पर डीएनए से, और अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस की में जो रिकॉग्निशन साइट होगा वहां पर कट करेगा। तो यहां पर जो है आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस नॉन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस सही है। बाइंड टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस फिर बाइंड हो जाएगा और तब क्या करेगा, कट कर देगा 2 हेलिक्स एट सुगर फास्फेट बैकबोन। बैकबोन जो होती है सुगर फास्फेट उसको कट कर देगा, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 और 120 सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक। हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, uptake of DNA through membrane transport protein, uptake of DNA through transient pore in bacterial cell wall, expression of antibiotic resistance gene। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीट शॉक का मतलब जो होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले बैक्टीरियल अगर सेल है तो इसको हम बेटा कैल्शियम +2 आयन से ट्रीट करते हैं। तो जो सेल वॉल होता है उसमें पोर क्रिएट हो जाता है, और जब पोर क्रिएट होगा तो रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें चला जाएगा। फिर रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ ई कोलाई को हम क्या करते हैं, आइस ट्रीट करते हैं। फिर बेटा हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर हम तुरंत आइस देते हैं और बैक्टीरिया तब इसके बाद इनेबल हो जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए को अंदर है ना इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें इंसर्शन का रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने की एक प्रोसेस होती है होस्ट सेल में। तो अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर, ये देखिए पोर इन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये आंसर क्या हुआ, थर्ड हुआ। तो ये बेटा रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने की एक मेथड होती है जिसमें हम हीट शॉक का यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए। 120 इसके बाद है ना, इस तरह 100 है ना 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। इसके बाद है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 121 और शैलेंद्र सर के साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद बच्चों। सो हेलो एवरीवन, नाउ क्वेश्चन नंबर 121, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग इंक्लूड सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग से पहले जो प्रोसेसिंग होती है, मार्केटिंग से पहले जो प्रोसेसिंग होगी इसी को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें ड्रग है तो ड्रग्स के लिए सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, और वैसे इसमें जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के और स्टेप्स हैं, इसमें फॉर्मुलेशन विद प्रिजर्वेटिव्स, इसमें ऐड किए जाएंगे ताकि ज़्यादा शेल्फ लाइफ हो, और इसके बाद ड्रग हैं तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल भी। हिंट D2 इज ए फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये सही है। हिंट D2 ये ब्लंट एंड्स क्रिएट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ 6 बेस पेयर्स का बना होगा, और GTC GAC ये यहाँ पर कट करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, सही है। बायोरिएक्टर्स क्या हैं, ये लार्ज वेसल्स हैं जहाँ पर कल्चर मीडियम जो है वो 100 to 1000 लीटर्स तक कल्चर किया जा सकता है। और ये स्टीयरिंग टाइप में सिंपल स्टीयरिंग है और स्पार्ज स्टीयरिंग है, दो टाइप्स दिए हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Restriction enzymes are also called molecular scissors. तो ये molecular scissors क्यों? क्योंकि ये molecule को कट करेंगे, तो scissor जैसे कैंची का काम होता है। तो cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of restriction enzymes. तो restriction enzymes, restriction endonuclease रिकॉग्निशन सीक्वेंस इनका होता है और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स जो दोनों स्टैंड पर सेम रीड होगा अगर ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग को अगर हम लोग सेम रखें तो ये सही दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं और कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से पॉसिबल हो सका। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर विल बी फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। तो ये सही है, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। न्यूक्लियसेस दो तरीके के होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। न्यूक्लियसेस ये एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये विद इन द डीएनए कट करते हैं और ये टर्मिनल एंड्स पर। तो ये सही लिखा हुआ है। एंडोन्यूक्लियस में कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, फोर्थ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। और यहाँ पर पहला दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन, ये एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर आएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर्स डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। अभी हम लोगों ने न्यूक्लियसेस देखे थे, दो टाइप के, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस ये रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए लाइगेज ये क्या करेगा, डीएनए लाइगेज जॉइंस द डीएनए फ्रैगमेंट्स। और टैग पॉलीमरेज ये एक्सटेंड्स प्राइमर्स ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट। इसका यूज होता है पीसीआर में। पीसीआर में 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो इसका यूज करते हैं हम लोग एक्सटेंशन वाले स्टेप में। तो डी का हो जाएगा सेकंड। तो आंसर होगा ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर नाउ 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इको, ई इज फॉर जीनस, सीओ इज फॉर स्पीसीज, आर इज फॉर स्ट्रेन और 1 है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो जीनस, स्पीसीज और ये स्ट्रेन और ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एस्चेरिशिया कोलाई। आर वाई यहाँ पर स्ट्रेन हो गया 13, आर वाई 13 और 1 इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस 5' GATTC, GATTC सही है। यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस जी और ए के बीच में कट करता है, मतलब ये स्टिकी एंड्स क्रिएट करेगा। इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये ब्लंट एंड्स नहीं, ये स्टिकी एंड्स क्रिएट करता है। तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड।
Now question number 126. The correct sequence of different step of polymerase chain reaction is PCR. तो PCR में यहाँ पर स्टेप्स कौन से होंगे? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हम लोग करते हैं 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एनीलिंग करते हैं 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक्सटेंशन करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127। द टर्म कॉम्पिटेंट रिफर्स टू। तो कॉम्पिटेंट किसको बनाया जाता है? बैक्टीरिया को, फॉर टेकिंग अप द फॉरेन डीएनए। तो इंक्रीजिंग द कंपटीशन बिटवीन सेल्स, मेकिंग सेल इम्परमिएबल, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर इन इट्स सेल वॉल। तो यहाँ पर डीएनए क्यों नहीं एंटर कर पाता? क्योंकि डीएनए कैसा है? हाइड्रोफिलिक, निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिव चार्ज्ड, और इसीलिए इसे डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम्स के साथ ट्रीट करते हैं। तो जिसकी वजह से ये उसको स्टेबलाइज करेगा और ये हाइड्रोफिलिक और निगेटिवली चार्ज होने के बाद भी अंदर एंटर कर सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड 127। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। जो हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग सीखी है वो बैक्टीरिया और वायरस से ही, तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है। पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। ये डाइकॉट प्लांट्स में ट्यूमर इंड्यूस करता है, क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं। इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए। टी डीएनए का मतलब हो गया ट्रांसफर डीएनए, और ये टी डीएनए किसका पार्ट है? टीआई प्लाज्मिड का। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। ये भी सही है, इसकी पैथोजेनिसिटी को ख़त्म कर दिया गया, मतलब रोग उत्पन्न करने की क्षमता को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जीन ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी इंटैक्ट है। तो ये वेक्टर के फॉर्म में फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। विच इज़ अ करेक्ट मैचिंग सेट। यहाँ पर करेक्ट बताना है आपको। प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स के लिए हाइब्रिड वेक्टर डिराइव्ड फ्रॉम वायरस दैट इन्फेक्टिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो प्लाज्मिड क्या है? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोमिक डीएनए के अलावा जो प्रेजेंट है। बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस क्या है? ये वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। फेज मीन्स टू ईट, बैक्टीरियोफेजेस वायरस। कॉस्मिड, कॉस्मिड में कॉस साइड, लैम्डा बैक्टीरियोफेज होता है, उसकी कॉस साइड, और मिड ये प्लाज्मिड का। तो ये क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया, हाइब्रिड वेक्टर डिराइव फ्रॉम प्लाज्मिड। तो यहाँ पर दो वेक्टर, दो से ये ऑब्टेन किया जाएगा, बैक्टीरियोफेज से प्लस प्लाज्मिड से। एग्रोजेल, एग्रोजेल क्या है? ये नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम सी वीड्स। यहाँ पे वाटर नहीं, सी वीड्स होना चाहिए। तो नाउ आंसर इसका हो गया यहाँ पर फर्स्ट। A is fourth, B is third, C is second and D is first. Now we move to other question. Question number 130. Which statement is correct? यहाँ पर correct statement बताना है। Downstream processing and quality control testing vary from product to product. तो ये सही है, downstream processing and quality control will vary product to product, क्योंकि इससे उसकी safety efficiency जो है वो डिसाइड होगी। Bioreactors raw materials are biologically converted into specific products. In bioreactors, these are large vessels जहाँ पर large वॉल्यूम में कल्चर किया जा सकता है, 100 to 1000 लीटर्स तक का वॉल्यूम कल्चर कर सकते हैं।
तो रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जीन क्लोनिंग, ये भी ठीक है। PBR 322 vector was constructed by using DNA derived from naturally occurring plasmids of E. coli, ये भी ठीक है। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्लाज्मिड वेक्टर, तो ये P से प्लाज्मिड, B से बॉलिवर, R से रॉड्रिग्स, तो बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे बनाया था। और 322 यहाँ पर इसे ये नंबर दिया गया था बाकी प्लाज्मिड्स जो वहाँ पर सिंथेसाइज किए गए थे उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स लेबल्ड A, B, C एंड D इन द गिवन डायग्राम। तो ये इंसुलिन दिया हुआ है, ये प्रो इंसुलिन है, ये A पॉलीपेप्टाइड चेन, ये B पॉलीपेप्टाइड, ये C पॉलीपेप्टाइड चेन। पैच्योर इंसुलिन में C पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये वाली, ये हटा दी जाती है, A और B रहती हैं, डाइसल्फाइड बेस से इनको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर A क्या हो गया, प्रो इंसुलिन हो गया। B क्या है, B यहाँ पर A पेप्टाइड, ये वाला यहाँ पर A पेप्टाइड, ये A पेप्टाइड, और C यहाँ पर क्या हो गया, ये B पेप्टाइड। और D क्या है, ये फ्री C पेप्टाइड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132, विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग सेट आपको बताना है। कोलियोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस क्या है, ये बीटल्स। बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन जो होगा इसमें क्या है, क्राई प्रोटीन्स। और RNA इंटरफ्रेंस, ये जीन साइलेंसिंग मेथड है। लेपिडोप्टेरेंस, ये क्या है, ये टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म। तो करेक्ट मैचिंग यहां पर होगी, A इज सेकंड, B इज थर्ड, C इज फोर्थ एंड D इज फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट आर द पॉसिबल परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ ADA। तो ADA क्या हो गया, ये एडिनोसिन डीअमाइनेज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके लिए एंजाइम रिप्लेसमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये सारे ही मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पूछा गया परमानेंट क्योर, तो परमानेंट क्योर होगी यहाँ पर जीन थेरेपी, और वो भी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब ब्लास्टोमियर्स की स्टेज में। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134, which gene is isolated from Bacillus thuringiensis has been known to control the insect population of corn borer। तो Bacillus thuringiensis से क्राई जीन, और क्राई में भी क्राई 1AB, क्राई 2AB एंड क्राई 1AC। तो क्राई 1AB ये कॉर्न बोरर के लिए, और बाकी जो क्राई 2AB, क्राई 1AC ये हो गए कॉटन बॉलवर्म के लिए। तो यहाँ पर कॉर्न बोरर के लिए क्या हो जाएगा, क्राई 1AB। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोटीन, तो ये सही है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको क्राई प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन है तो ये कैपिटल C से लिखा जाएगा, जीन होता तो स्मॉल से। द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया 27, सही है ये भी।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो ये अप्रूवल देती है कि ताकि वैलिडिटी है, वैलिड है, वैधता उसकी चेक करती है और उसकी सेफ्टी, तो ये पब्लिक सर्विसेज के लिए ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या नहीं। तो ये सही है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। यहाँ पर रॉन्ग मैचिंग बतानी है आपको। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स, साइट फॉर tRNA synthesis, vector DNA, micropropagation, in vitro production of plants in large numbers, callus, unorganized mass of cells produced in tissue culture। तो callus के लिए ये सही दिया हुआ है, ये अनऑर्गेनाइज्ड मास है और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड, अनस्पेशलाइज्ड। इसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। और इनका साइज बहुत स्मॉल होगा तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। लैबोरेटरी में तैयार होगा आर्टिफिशियल कंडीशंस में। वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए क्या है? साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। गलत है ये। वेक्टर डीएनए जो होता है ये फॉरेन जीन के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है और ये फॉरेन जीन को क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये फॉरेन जीन को ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ टू डाइवर्स सेल। सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्यूज़ किए जाते हैं, सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है और इसमें जो पहला सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से जो प्रोडक्ट बना था, पोमैटो का एग्जांपल दिया हुआ है, पोटैटो एंड टोमेटो। तो ये भी सही है। आंसर होगा रॉन्ग यहाँ पर, रॉन्ग के अकॉर्डिंग सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकल इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जिसका जीनोम जो होगा मैनिपुलेट किया गया हो। उसमें चाहे डिफेक्टिव जीन को चेंज किया गया हो या उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया गया हो या फिर उसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट हो जो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रही हो, तो उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक। ये सब क्या है? ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से। एक्सरे डिफ्रैक्शन नहीं, हैवियर आइसोटोप लेबलिंग नहीं, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138, which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? यहाँ पर वेल होंगे जिसमें डीएनए फ्रैगमेंट्स को लोड किया जाएगा और डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे होते हैं? ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसको निगेटिव और एनोड की तरफ ये मूव करेगा। यहाँ से जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं ये एग्रोस मीडियम में अपने साइज के अकॉर्डिंग ये सेपरेट होंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग एथिडियम ब्रोमाइड। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। तो यहाँ पर ये एथिडियम ब्रोमाइड से जब स्टेन किया जाता है उसके बाद इसको अल्ट्रावायलेट राइज में लाइट में जब देखते हैं तब ये यहाँ पर ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई पड़ेंगे। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ब्राइट ऑरेंज बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। ये सही है। तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139, specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at a specific position within the DNA। तो recognition sequence poly A tail sequence, degenerate primer sequence, Okazaki sequence,
तो इसको बोला जाएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है? दिस आर सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। जो दोनों स्टैंड्स पर सेम रीड करेंगे, GAATTC। तो GAATTC, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखा हुआ है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द length of a DNA sequence. They cut the strand of DNA at palindromic site. They are useful in genetic engineering. तो wrong statement with regard to restriction, तो genetic engineering में use होते हैं। They cut the strand at palindromic site, ये भी सही है। Restriction endonuclease enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence, ये भी ठीक है। और जहाँ पर palindromic sequence होगा वहाँ पर कट करेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर 140 का 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA। रिकॉग्नाइजेज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सही है। The enzyme cuts DNA molecules at identified positions within the DNA. The enzyme binds DNA at a specific site and cuts only one of the two strands. ये गलत है, ये दोनों strands को कट करेगा। जैसे EcoR1, इसका एग्जाम्पल देखें तो इसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC। ये G और A के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को यहाँ पर भी कट करेगा और यहाँ पर भी कट करेगा। पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये वन ऑफ द टू स्टैंड्स, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3rd। द एंजाइम कट्स द सुगर फॉस्फेट बैकबोन एट ए स्पेसिफिक साइट। तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को कट करता है। So 141st is 3rd. Now we move to other question. A selectable marker is used. तो selectable marker का use किस में होगा? Help in eliminating the non-transformants so that the transformants can be regenerated. Identifying the gene for a desired trait in an alien organism. Select a suitable vector for transformation in a specific crop. Mark a gene on a chromosome for isolation using restriction enzyme. तो जैसे PBR 322, वहाँ पर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये दो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। और इसमें से जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में हम लोग फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, और फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ये रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आंसर ये सही दिया हुआ है 1st। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 143rd। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal। ये गलत है, ये एनोड टर्मिनल की तरफ नहीं, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। एनोड जो होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है। DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA। इसका concentration affect करेगा क्योंकि पोर साइज जो है वो concentration पे डिपेंड करती है। Smaller the size of DNA fragment, larger is the distance it travels through it। ये यहाँ पर सही है। Pure DNA can be visualized directly, ये भी गलत है। तो 1, 2 and 4 ये इनकरेक्ट है। आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144। 144 में दिया हुआ है ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज।
तो उस एक्सप्रेशन ये कौन सा हो गया, ये सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे PBR 322 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे। एक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से और दूसरा रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड, तो यहाँ पे प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है, तो ट्रांसफरेबल, सिंगल स्टैंडर्ड, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मिड क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, और ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, सर्कुलर है और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉट ए फीचर में सिंगल स्टैंडर्ड, ट्रांसफरेबल है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी शो करेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर भी। तो 145 सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 146। वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, तो ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स में आती हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में चाहे वो लाइव पैथोजन यूज़ किया जाए एटीन्यूएटेड फॉर्म में, वीकेंड फॉर्म में, या फिर किल्ड पैथोजन यूज़ करते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होगी। थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स जो DNA से डायरेक्टली बनाई जाएंगी वो DNA वैक्सीन्स। यहाँ पर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का एग्जाम्पल होगा जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है, हेपेटाइटिस B। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 147। प्रोटीन इंकोडेड जीन CRY1AB कंट्रोल्स, तो ये किसको कंट्रोल करती है, ये कॉर्न बोरर यहाँ पर दिया नहीं है, तो आंसर होगा फोर्थ, नन ऑफ द अबव। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। ह्यूमुलिन इज ए, तो ह्यूमुलिन क्या है, ये ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। एली लिली कंपनी ने सबसे पहले इसको सिंथेसाइज किया था, और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या थी, गेटिंग इट असेंबल्ड इन द मैच्योर फॉर्म, तो डाइसल्फाइड बेस से इसको कनेक्ट किया गया था। तो मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म, तो फिर इसको किससे, डाइसल्फाइड बेस से। A और B को अलग अलग E. coli सेल में सिंथेसाइज किया गया था और बाद में फिर इसको डाइसल्फाइड बेस से कनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट, हाउ डज BT टॉक्सिन किल द लार्वी ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स, तो ये बाय बाइंडिंग of activated toxin on midgut epithelial cells creating pores leading to swelling and lysis। तो जो BT टॉक्सिन होता है ये प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में होगा। जब इसको गट में एल्कलाइन pH मिलता है मोर देन 9, तब ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये फिर एक्टिव टॉक्सिन जो होगा ये इसको फिर किल करेगा। तो बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिडगट एपिथेलियल सेल्स, आंसर इज फर्स्ट। सो आई हैव कवर्ड माय पोर्शन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय एलिस सर, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 150 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 151 से 180 तक कराने आया हूं, और आप लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं RBTS 15 का, जिसमें बायोटेक के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन दोनों के क्वेश्चंस हैं। चलिए 151 क्या कह रहा है आपसे जल्दी से देख लेते हैं। 151 क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, which of the following is a benefit having insulin produced by biotechnology। तो अगर आपके पास इंसुलिन आपको पता है कि आप किसी स्लॉटर हाउस से अदर कैटल वगैरह का लोगे तो वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर सकता है। अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के मदद से अगर इंसुलिन बना रहे हैं तो वो हाइपो एलर्जिक होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं, ज़्यादा ह्यूमन के लिए बेनिफिट हो सकता है ना। और आपके पास वही कह रहे हैं कि क्या बेनिफिट है, वो आप कम टाइम में ज़्यादा बना सकते हो, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉस्ट भी कम आएगी, बैक्टीरिया के अंदर बनवा रहे हैं। फिर लिखा हुआ लार्ज क्वांटिटी में हम बनवा सकते हैं और नॉन एलर्जिक होगा।
सारी की सारी बातें सही हैं, 151 का आंसर 4 हो जाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन अ पेशेंट विद डिफेक्टिव एडीए, अगर पर्सन डिफेक्टिव एडीए मतलब एडीए वाला जीन खराब है, अगर उसे ट्रीट किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर परफॉर्म फॉर जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी में आपको पता है कि जीन थेरेपी के दौरान हम पेशेंट से लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट करके रेट्रोवायरस की मदद से हम हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर पेशेंट की बॉडी में दोबारा से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन इसे बार बार करने की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि लिम्फोसाइट इमॉर्टल सेल्स नहीं है, एक टाइम के बाद वो सेल मतलब खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब जब भी नए सेल बनेंगे तो नए सेल में कैसा होगा इंडिविजुअल, कैसा होगा वो जीन, वो हेल्दी नहीं होगा, वो फॉल्टी जीन ही होगा। इसका मतलब अगर आपको परमानेंट क्योर चाहिए तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में करना चाहिए था जीन थेरेपी। ठीक है, तो आप देखिए लिम्फोसाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेशेंट, ये बात सही है, हमने वहां से लिम्फोसाइट निकाल लिए, फिर हमने एक्टिव या हेल्दी जीन हमने उसमें ट्रांसफर किया, देन फिर हमने उस पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया। इरिथ्रोसाइट नहीं लेते, थ्रोम्बोसाइट नहीं लेते, आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाना है 152 का। अगला देखिए 153 विच इज अ करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैच आपको बताना है, तो सबसे पहले जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की बात करी जाए तो जीन थेरेपी लिखा हुआ है एफर्ट टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल जीन, ए का क्या हो जाना है, फर्स्ट हो जाना है। फिर ह्यूमुलिन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमुलिन आपके पास डायबिटीज मेलाइटस के लिए जो बनाई गई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन, उसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं, जो डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करेगी। बी का क्या हो जाएगा 4। फिर प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए होता है जिसे हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को मतलब टैग करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ। फिर बाद में आपको एलाइजा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड हो गया, सी का सेकेंड हो गया, फर्स्ट 4 सेकेंड थर्ड, आंसर आपका 4 बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट का मतलब यह है कि आपको वो प्लांट बना रहे हो तो जिसमें हम अपने हिसाब से जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम मार्केट में या रिसोर्सेज के ब्याह पर जो भी मार्केट में जरूरत है या इंडस्ट्रीज को जरूरत है वो प्रोडक्ट हम उस प्लांट से बनवा सकते हैं जरूरत के अनुसार। लिखा हुआ इंडस्ट्रियल प्लांट विच आर रिच सोर्स इन पॉल्यूटेंट, ये बात गलत है, टेलर मेड प्लांट इन्हें नहीं कहते। स्टील प्लांट्स विच रिफाइन स्टील, परफेक्टली नो। जीएम प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होंगे वो लिखा हुआ है प्रोवाइड अल्टरनेट रिसोर्सेस, यस, जैसे कि आपके पास स्टार्चेस हो गया, सेलुलोज वगैरह हो गया। फिर आपके पास लिखा हुआ प्रोटेक्टेड प्लांट्स विच आर इंडेंजर्ड नाउ, नो, आंसर आपका थर्ड ठीक है, 154 का थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। लिखा हुआ पिग आर द मोस्ट प्रिफर्ड मैमल्स फॉर स्टडी ऑफ जीन ट्रांसफर, नो, माइस में 95% ट्रांसजेनिक माइस होते हैं बेटा। फिर लिखा है ट्रांस जीन जो होते हैं फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ विच इन अ होस्ट कैन मेक इट ट्रांसजेनिक, ये बात सही है। ट्रांसजेनिक में हम ट्रांसजीन का ट्रांसफर करते हैं, एलियन जीन या फॉरेन जीन हम कह सकते हैं। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो कुछ चिल्ड्रन में हम एडीए की डेफिशिएंसी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी करते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। टू इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड चेन क्रॉस लिंक बाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात गलत है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यहां पर बॉन्ड होंगे डाइसल्फाइड। कौन सा बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा बेटा। तो आप बताइएगा यहां पर सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है, आपको करेक्ट बात ही निकालनी थी, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ, सॉरी सेकेंड थर्ड फोर्थ क्यों, आपके पास सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, फोर्थ तो गलत है ना। ठीक है बेटा, 155 का सेकेंड हो जाना बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, किसके लिए, बीटी टॉक्सिन के लिए। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्राइजीन, बिल्कुल क्राइजीन का प्रोडक्ट होता है, क्रिस्टल प्रोटीन होता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है और आपके इंसेक्ट के गट में जाकर एल्कलाइन मीडियम पाकर वो एक्टिवेट हो जाता है ना, वो एक्टिव प्रोटीन में बदल जाता है, ये बात सही है। लिखा हुआ इट इज सिक्रीटेड बाय क्रिस्टलाइन स्टेट इज कॉल्ड प्रोटीन प्रोटॉक्सिन, ठीक है। इट क्रिएट पोर्स इन द मिड गट ऑफ इंसेक्ट लार्वा, ठीक है। आंसर तीनों सही है, आंसर 4 बन जाएगा, 156 का 4।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सर्व्स द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस? पर्पज ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस मुझे करना है तो हम ट्रेडिशनल टेक्निक को हटाकर सारे डायग्नोस जो हो जाएंगे वो आपके पास अर्ली हो जाएंगे। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्ली है, पीसीआर अर्ली है, एलाइजा अर्ली है। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली नहीं है, जिसमें यूरिन टेस्ट आ गया, ब्लड टेस्ट आ गया, सीरम टेस्ट आ गया, आपके स्टूल टेस्ट आ गया, ये सब अर्ली टेस्ट नहीं है, ये तो डिजीज होने के बाद के टेस्ट हैं। तो आपको अर्ली डायग्नोस एबीसी के थ्रू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 157 का फर्स्ट। क्लियर? चलो अगला, लिखा हुआ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड। तो बायोटेक्नोलॉजी के दौरान जो भी एप्लीकेशंस है उसमें कौन कौन इंक्लूड है? थेरापेटिक्स आप बना सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में, डायग्नोसिस में हेल्प ले सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हो एग्रीकल्चर के लिए, प्रोसेस फूड में यूज कर सकते हो, बायो रेमिडिएशन में यूज कर सकते हो, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन में, सारे के सारे यूज कर सकते हैं। आंसर ऑल होगा। आंसर क्या होगा? ऑल। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट वन। आपको करेक्ट चूज करना है। बताइए, विदाउट रेगुलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन। कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म का रेगुलेशन और उसमें मैनिपुलेशन ना किया गया तो ह्यूमन जो है वो आपके पास सस्टेन नहीं रह सकता। ये बात सही है काफी हद तक, क्योंकि हम आज के टाइम में ट्रांसजेनिक मॉडल्स का यूज ह्यूमन को बचाए रखने के लिए, ह्यूमन की बहुत सारे जीन को बचाए रखने, जीन के फंक्शन को पता रखने के लिए, वैक्सीन को बनाने के लिए हम बहुत सारा यूज कर रहे हैं और हम रेगुलेशन भी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का। तो ये डायरेक्ट लाइन है आपकी, ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर पुअर इन ट्रेडिशनल नॉलेज। ये भी बात सही है कि जितने भी आपके पास जो भी डेवलप कंट्री हैं उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज कम है। फिर लिखा हुआ है इंडिया हैव अप्रोक्सीमेटली 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस। बिल्कुल बातें सही हैं। आंसर 4 बन जाना है। आंसर क्या बन जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। किसे हम कह रहे हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट्स? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ जीन ट्रांसफर। तो बताइए, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहते हैं? जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने जीन का टुकड़ा तोड़कर और होस्ट के डीएनए से इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो ये काम है आपके पास, किसके पास? उसे हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, है ना। और इसका जो वो डीएनए है उसे हम कहते हैं टी डीएनए या टी प्लाज्मेट। वो अपने आप टूटकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है प्लांट सेल के डीएनए से और वो अपने हिसाब से प्रोटीन बनवाता है। मतलब अपनी प्रोटीन को, मतलब जो खाने वो आता है उस प्लांट से, वो आपका नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ जाने की वजह से वो अपनी उस प्रोडक्ट को खाता रहता है, तो ट्यूमर को कॉज कर देता है। कहने का मतलब ये है। तो इश्चेरिचिया कोलाई ये काम नहीं कर रहा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नहीं, स्टेफाइलोकोकस नहीं, आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन की बात है। किसकी बात है बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन। ये हो जाएगा 160 का 1। अगला 161, इन विच ईयर अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। और ये पेटेंट कब लिया गया था? 1997 में, याद रखिएगा। अगला, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। सबसे पहले ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टेक पॉलीमरेज। और ये टेक पॉलीमरेज को आइसोलेट कहां से किया गया? तो वही एक्सट्रैक्टेड लिखा हुआ है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। उसी की वजह से आपको पता है कि टेक लिखा हुआ है, थर्मस एक्वाटिकस। ये ठीक है। तो इसे बैसिलस थ्रूइंजिनेंसिस नहीं, थर्मस एक्वाटिकस, ई कोलाई नहीं, एग्रोबैक्टीरियम नहीं। जवाब 162 का सेकेंड हो जाएगा। अगला, सीविंग इफेक्ट इन जेल लैक्टोफोरेसिस प्रोवाइडेड बाय। तो ये सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करा रहा है?
भैया जो जेल है, जेल में छोटे छोटे पोर सीविंग इफेक्ट को देते हैं, और ये जेल एग्रोस जेल है, सीवीड से प्राप्त होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जैसे रेड एल्गी से। ये कैथोड की वजह से नहीं, एनोड की वजह से नहीं, एग्रोस जेल की वजह से। 163 का थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन में आरएनए इंटरफेरेंस इज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स। बिल्कुल बात सही है। यूकैरियोट में कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो डाइसर एंजाइम उसे कट कर देगा। ये एक सेलुलर डिफेंस है, सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है। फिर लिखा हुआ इट इज साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक टी आरएनए। स्पेसिफिक आरएनए होना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक टी आरएनए। असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर आपके पास सेकंड हो जाना है। 165 These are 3 basic steps in genetically modify an organism. 3 basic step बताना है बेटा। 3 basic step in genetically modified an organism. Arrange these step in correct sequence. तो आपको पता है कि भैया इनको हिसाब से देखिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा उस डीएनए को जिसमें डिजायरेबल जीन है, तो आप पहला नंबर दे सकते हो इसे। इसका मतलब पहला नंबर आप दोगे थर्ड को। फिर आप क्या करोगे, उस डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़कर उसे इंट्रोड्यूस करोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट सेल। तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाया हुआ है, तो आप इंट्रोडक्शन कह सकते हो आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। यहां पर नंबर आप दे दो सेकेंड, थर्ड के बाद आ जाएगा फर्स्ट, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट ट्रांसफर इट्स प्रोजेनी। अब आप उसकी क्लोनिंग करा रहे हो, उससे प्रोडक्ट प्राप्त करोगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड को लेकर आंसर फोर्थ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन 166 हीट शॉक, बैलिस्टिक गन मेथड, सेलेक्टेबल मार्कर और माइक्रो इंजेक्शन। हीट शॉक ट्रीटमेंट किसे देते हैं? हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए करते हैं। आपको पता होगा इसमें डाइवेलेंट कैटाइन से पहले ट्रीट किया जाता है, देन आइस पर रखा जाता है, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एंड देन फिर आइस। इससे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर लेता है। एक का थर्ड हो जाएगा। बैलिस्टिक या जीन गन मेथड आप प्लांट सेल के लिए यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा 4। सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करोगे, ये हो जाएगा फर्स्ट। और माइक्रो इंजेक्शन के तौर पर आप एनिमल सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हो, ये हो जाएगा सेकेंड। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड। आंसर आपके पास सेकेंड दिख रहा है। अगला देखिए, अगला आप देखिएगा क्रिटिकल रिसर्च एरिया, वो बायोटेक्नोलॉजी की पूछ रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो है, सबसे पहले क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर कैटलिस्ट टू फंक्शन, यस। प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, ये भी ठीक है। डेवलपिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, आपके पास तीनों बातें सही हैं। आंसर 4 बनेगा। अगला लिखा हुआ द बैक्टीरियम बैसिलस थ्रूइंजेनेसिस प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करेगा बैक्टीरिया? तो आपको पता है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और फिर प्लांट विच आर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ। तो आप पता है कि ये आपके पास बैसिलस थ्रूइंजेनेसिस इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा प्लांट। इंसेक्ट के प्रति क्या हो जाएगा? थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, इंसेक्ट। आप यहां पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट की बात कर सकते हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट यहां पर, और यहां पर आप प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब आप उसे रिड्यूस करोगे इंसेक्टिसाइड के यूज को। तो यहां पर आप जो है मैचिंग मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके पास इंसेक्ट रेजिस्टेंट पहले, ये सही है, लेकिन फर्टिलाइजर नहीं, ये गलत। आपके पास 4 आंसर बन जाएगा। 168 का 4। अगला देखिए 169। आप यहां पर देखिए मिसमैच क्या है? क्राई सेकेंड एसी। पहले बात तो सेकेंड एसी को लेकर बात है ही नहीं। यहां पर क्राई सेकेंड एसी जो है वो कॉटन वुलवॉर्म के लिए नहीं है। आपसे पूछा जाए क्राई सेकेंड एसी किसके लिए है, तो वो है आपके पास क्राई सेकेंड एसी, आपके पास कॉटन सेकेंड एसी। क्राई सेकेंड एसी नहीं होता, आपके पास क्राई कॉटन वुलवॉर्म के लिए क्राई फर्स्ट एसी होता है। जबकि क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर के लिए, क्राई सेकेंड एबी कॉर्न बोरर के लिए, और क्राई फर्स्ट एसी कॉटन वुलवॉर्म। ये तीनों बातें सही है।
मिसमैच बताना तो फर्स्ट और 169 का क्या हो जाएगा बेटा बताओ? आपके पास क्राई सेकेंड ए बी, अरे नहीं नहीं नहीं, ये आपके कॉर्न बॉलर के लिए नहीं है, ये क्राई सेकेंड ए बी जो होगा वो कॉटन बोलवॉर्म के लिए है। किसके लिए? कॉटन बोलवॉर्म के लिए। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड गलत हो गए, आंसर थर्ड बन गया। क्या बन जाएगा? थर्ड। अगला देखिए, लिखा हुआ है द जेनेटिक डिफेक्ट एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली बाय। तो आप परमानेंटली क्योर्ड कैसे कर सकते हो? आप क्या करो कि वो हेल्दी जीन आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ट्रांसफर कर दो, एम्ब्रियोनिक सेल्स में, जो स्टेम सेल्स हैं, या फिर आप स्टेम सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो वो सेल डिवाइड करके पूरे बॉडी की सेल्स ही तो बनाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग एडेनोसिन डीएमिनेज थ्रू इंजेक्शन, नो। परमानेंट क्योर चाहिए ना, परमानेंट, यस। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, परमानेंट नहीं। एंजाइम रिप्लेसमेंट, नो। इंट्रोड्यूसिंग आइसोलेटेड जीन फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये बात सही। आंसर क्या बन जाएगा? 4। अगला, द एडवांटेज ऑफ बिगिनिंग जीन थेरेपी प्रायर टू बर्थ इज। तो आप बताइए कि हम बिगिनिंग में क्यों कर रहे थे जीन थेरेपी? हम आपके पास एक्टिव जीन को पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पहले क्यों कर दे रहे थे परमानेंट क्योर के लिए? तो उसका एडवांटेज ये है कि लिम्फोसाइट आपके पास इमॉर्टल सेल्स नहीं है, इसलिए आपको ऐसी सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा जो बॉडी की सारी सेल्स बनाएंगी। तो आप अर्ली स्टेजेस में, आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में स्टेम सेल्स में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप यहां पर देखिए, द बॉडी विल नॉट रिजेक्ट, इट हैज नॉट येट रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ, इसका कोई लेना देना नहीं। बॉडी प्लेंटी ऑफ टाइम, नहीं। सेल बीइंग एक्सट्रीमली यंग आर मोर रिसेप्टिव, नहीं। इसमें से कोई भी आपके पास रीजन नहीं है। आंसर क्या बन जाना है? 4। अगला देखिए, बायोपायरेसी इज रिलेटेड विद। हमने कहा कि आपके कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बिना ऑथराइजेशन के यूज कर लिया जाए, है ना, उसका कोई कंपनसेशन ना दिया जाए, आपसे पूछा भी ना जाए, कंपनसेशन भी ना दिया जाए, वो बायोपायरेसी में आ जाता है। तो एक तरह का बायो रिसोर्सेज को चुराना हो गया, ये बात सही है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड यूटिलाइजेशन, नो। बायोमोलिक्यूल एंड रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन है। आंसर क्या हो जाएगा? 4th। फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है। 173, इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर्ड अमेंडमेंट टू इंडियन पेटेंट बिल। और इंडियन पेटेंट बिल का कौन सा अमेंडमेंट है? तो वो है सेकेंड अमेंडमेंट। ये किसका, कौन सा अमेंडमेंट है बेटा? सेकेंड है। क्लियर? अगला देख लो, लिखा हुआ है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। इसमें से कितनी मैचिंग सही हैं? तो ज़ूस्टेरा अगर याद आ जाए, सी ग्रासेस को कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली पाया जाता है इसमें। इसका मतलब ज़ूस्टेरा में पाई जाएगी पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर होगा, मतलब हाइड्रोफिली को शो करेगा। ए का क्या हो जाएगा? मैचिंग वैसे बताना है, छोड़ो। तो क्या ज़ूस्टेरा को हम मरीन सी ग्रासेस कहते हैं? यस। और इसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और वाटर वो भी अंदर, मतलब समझ तरीके से। तो इसे हम हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल मान सकते हैं। जबकि ज़ूस्टेरा के अलावा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला एपीहाइड्रोफिली, वाटर सरफेस पर पॉलिनेशन करेंगे। हाइड्रिला में वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स है, यस, और वो इसमें पाई जाएगी एपीहाइड्रोफिली। क्या पाई जाएगी बेटा? एपीहाइड्रोफिली पाई जाएगी। फिर लिखा है वाटर लिली पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, ये गलत है। वाटर लिली का वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता, या तो एयर के द्वारा होगा या फिर इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है ना। फिर लिखा है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट यहां नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, एंड यहां पर होगा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। मेल गैमीट्स ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ये बात सही है। तो कितनी बातें सही हैं? तो ए बी डी सही है, 3 बातें सही है। क्या आंसर सेकंड बन रहा है? आंसर क्या बेटा सेकंड बन जाएगा इसका? बिल्कुल बन जाएगा, सेकंड ही होगा। 3 ऑप्शन इसमें ठीक है। 175, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट?
कौन सी मैचिंग इसमें सही है? क्लीवेज। क्लीवेज जाइगोट में पाया जाएगा। जाइगोट में जो शुरुआती डिवीजन होता है ब्लास्टोमियर बनते हैं, तो आपके पास क्लीवेज जाइगोट में है, ये हो जाएगा फर्स्ट। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, ये हो जाएगा थर्ड। ब्लास्टोमियर्स, अगर मैं ब्लास्टोमियर की बात करूं तो वो सेल्स जो होते हैं डिवीजन के बाद जो बनते हैं जाइगोट में, क्लीवेज के बाद जो बनते हैं उस डॉटर सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ये सेकेंड हो गया। और पेरीवेटलाइन स्पेस आपको ओवम में देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। आंसर आपके पास फर्स्ट हो गया है 176। लैकोपेरॉन के बारे में बात कर रहा है बेटा। लैकोपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसेस, तो जीन आई जीन एक तरह का रेगुलेटर जीन है जो रिप्रेशर बनाएगा। तो यहां पर आई के साथ किसके साथ जाओगे? थर्ड के साथ। जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो आपके लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलेगा, फर्स्ट हो गया। ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज, ये हो जाएगा 4। और वाई जीन परमिएज, सेकेंड। थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। आंसर क्या बन गया बेटा? थर्ड बन गया। अगला क्वेश्चन देख लो 177। विच स्ट्रक्चर इज नॉट रिलेटेड, कौन सा स्ट्रक्चर रिलेटेड नहीं है? एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए मेन जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। क्या नाम है उसका? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और आपको यह बात भी पता है कि इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, और उनमें कौन कौन होंगे? उनके साथ साथ यूरिकोज ग्लैंड भी होती हैं, उसके साथ साथ नेफ्रोसाइट भी और फैट बॉडी भी। लेकिन यहां पर ग्रीन ग्लैंड आपके पास यहां पर यूज होती नहीं दिखाई देगी, ये सारे यूज होंगे। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। और कॉकरोच जो होता है वो यूरिकोटलिक होता है बेटा, याद रखिएगा। कैसा होता है? यूरिकोटलिक। अगला 178। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, वो सीक्वेंस जिसमें सेल अपने जीनोम को डबल कर रही है, सिंथेसिस कर रही है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड कर जा रही है इनटू 2 डॉटर सेल। इसका मतलब इसमें सेल ने ग्रोथ भी किया, डीएनए का रेप्लिकेशन भी किया, आपके सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन किया और डिवाइड कर गई। इसका मतलब इसमें इंटरफेज भी है और इसमें एम फेज भी है। इसका मतलब ये सेल साइकिल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? सेल साइकिल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइज ऑफ द वीएनटीआर। वीएनटीआर किस में आता है? मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट? याद रखिएगा मिनी सैटेलाइट में आता है। और मिनी सैटेलाइट में पाए जाने वाले जो भी आपके पास रिपीटेड डीएनए होते हैं उनका रिपीट बड़ा भी होता है साइज में, और नंबर ऑफ रिपीट्स भी ज्यादा होते हैं, जिसमें साइज ऑफ रिपीट आपके पास जो होता है बड़ा होता है। नंबर ऑफ रिपीट जो बोला जाता है वो 0.1 से 20 केबी 20 केबी के साइज का हो सकता है। ये साइज ऑफ रिपीट है बेटा, साइज ऑफ रिपीट। और साइज ऑफ रिपीट की बात करी जाए तो केबी का मतलब किलो बेस होता है। इसका मतलब 100 से लेकर ये 20,000 बेस का ये रिपीट हो सकता है। 100 से लेकर 20,000 बेस का रिपीट हो सकता है। और ऐसे वाले डीएनए को हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं, मिनी सैटेलाइट वाले को हम वीएनटीआर। जबकि माइक्रो सैटेलाइट में ये जो साइज ऑफ रिपीट भी कम होते हैं, नंबर ऑफ रिपीट भी कम होते हैं, डेंसिटी भी कम होती है, जीसी कंटेंट भी कम होता है, और वहां पर हम उसे माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, जिसे हम इन जनरल शॉर्ट टैंडम रिपीट एसटीआर कह देते हैं। यहां पर जवाब आपके पास 179 का थर्ड हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। तो आपको पता है कि वर्टिब्रेट जो होते हैं, वर्टिब्रेटा को हमने इसे बांटा है 2 पार्टों में। किसकी प्रेजेंस पर? बेसिस क्या है यहां पर? बेसिस है जॉ।
जिसमें जौ नहीं पाए गए उसे हमने एगनेथा बोला, है ना। और एगनेथा की क्लास का नाम याद रखिए, इसी को हम साइक्लोस्टोम्स कहते हैं, है ना। आपके पास मिक्सिन और लैम्प्रे, हैगफिश और पेट्रोमाइजोन, और जिसमें जौ प्रेजेंट थे इसमें तो एब्सेंट है, और जिसमें जौ प्रेजेंट है उसे हमने बोला गिनाथोस्टोमेटा। क्या बोला? गिनाथोस्टोमेटा। और गिनाथोस्टोमेटा को फिर हमने बांटा किस बिहाफ पर? बेसिस है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पर हमने फिर से बांटा, और अगर जिनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फिन्स थे, इसका मतलब एक्वेटिक हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनकी एक सुपर क्लास बनाई जिसका नाम है पाइसेस। ये पाइसेस सुपर क्लास है, याद रखिएगा। और इस सुपर क्लास में कौन आएगा? इसमें आएंगे कार्टिलेजिनस फेस मतलब कॉन्ड्रेक्थिस और ऑस्टिएक्थिस, याद रखिए। फिर बाद में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के तौर पर लिम्स हैं, तो हमने उन्हें नाम दिया, आपके पास एक सुपर क्लास बनाई जिसका नाम था टेट्रापोडा। याद रखिएगा, पाइसेस भी सुपर क्लास है और टेट्रापोडा भी सुपर क्लास ही है। और टेट्रापोडा में कौन कौन आएगा? इसमें आ जाएंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो वो सिंपल से तुमसे पूछ रहा वर्टिब्रेटा को कितने सब डिवीजन में बांटा गया है, तो पहले बांटा गया है गिनेथा और गिनाथोस्टोमेटा और एगनेथा में। आपको टेट्रापोडा और एगनेथा अलग बात है, ये वाली बातें गलत हो गई। आंसर क्या हो जाएगा? 180 का फर्स्ट। तो इस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ 151 से 180 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं, और हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे थे RBTS 15 का। आई होप आपको समझ आया होगा, आपका टेस्ट अच्छा गया होगा, और ऐसे ही आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। एग्जाम के दिन पास में है, आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटकिए, सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट करिए। थैंक यू सो मच।